Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have started the टॉपिक डायसैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स हमने स्टार्ट करा था, उसके अंदर हमने बेसिकली सुक्रोज के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर आगे के और डायसैकेराइड्स हैं, जैसे कि आपका माल्टोज। सेकेंड वन इज माल्टोज। माल्टोज में बच्चों दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। दो अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना लेते हैं? माल्टोज। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज आप लोगों को ऑलरेडी बनाना आता है। अल्फा की बात है तो OH नीचे, H CH2 OH H OH H OH H OH H। एक और अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे। OH H CH2 OH H OH H OH H OH H। अब क्या होगा बच्चों? ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट, इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन का जो OH है वो आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे। बेसिकली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक ऑक्साइड लिंकेज बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो गया? C1C4 लिंकेज बनी है, ठीक है ना। तो ये आपका माल्टोज बन गया। अब आप बच्चों देखो यहाँ पर जो इसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड होता है। तो आप इस ग्लूकोज का देखो, ये फर्स्ट कार्बन जो है ये फ्री है। तो ये फ्री है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसकी वजह से रेड्यूस हो सकता है। तो इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग शुगर। ये होती है बेसिकली रेड्यूसिंग शुगर। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, लैक्टोज। थर्ड वन इज लैक्टोज। लैक्टोज के जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लैक्टोज कैसे बनेगा? आप लोगों को बीटा डी ग्लूकोज बनाना आना चाहिए, तो आपका बीटा डी ग्लैक्टोज भी बन जाएगा। तो पहले बीटा डी में ग्लूकोज बनाता हूं यहाँ पर। तो बीटा में OH ऊपर आएगा, नीचे H CH2 OH और यहाँ पर H, फिर OH H OH H OH H। ये आपका बीटा डी ग्लूकोज बन गया। बीटा डी ग्लैक्टोज बनाने के लिए हमको क्या करना है? बस ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है ना। फोर्थ कार्बन पे OH, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर OH कहाँ पे था? नीचे था। हमको बस क्या करना है? ग्लैक्टोज बनाने के लिए OH को ऊपर कर देना है फोर्थ कार्बन पे और H को नीचे ले आना है। तो बीटा डी ग्लैक्टोज बन गया। दिस वन इज बीटा डी ग्लैक्टोज। अब यहाँ पर बनाते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर भी C1C4 लिंकेज बनेगी। OH H CH2 OH H OH H OH H OH H। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फोर्थ कार्बन का OH और फर्स्ट कार्बन का OH ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें लिंकेज किस तरह से बनेगी बच्चों? इसमें जो लिंकेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बन गया बच्चों? आपका ये है बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर C1C4 लिंकेज बनी है। अब वही इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, सो इसकी वजह से ये क्या होगा? रेड्यूसिंग शुगर होगी, रेड्यूसिंग शुगर। इज इट क्लियर? तो ये हम बच्चों इस तरह से हम मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। अब हमको बात करनी है पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हमको यहाँ पे पढ़ना है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ये बेसिकली क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड्स।
सैकराइड्स। अब यहाँ पर बच्चों इन पॉलीसैकराइड्स के बारे में हमको देखना है। पॉलीसैकराइड्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनके अंदर 10 से ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं वो बेसिकली पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्च के बारे में देखना है। स्टार्च के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। हम यहाँ पे स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। अब आप क्लियरली एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे पॉलीसैकराइड्स लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर देखो, जो अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज क्या है? एक साथ बेसिकली कनेक्ट हुए हैं एक सीरीज के अंदर। आप क्लियरली देख सकते हो, 3 यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज कनेक्टेड है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर अमाइलोज के अंदर क्या होता है? बेसिकली ये वाटर के अंदर कैसे होते हैं बच्चों? ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, और इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है 15 to 20% होती है। वाटर सोल्यूबल होता है ये, ठीक है ना। इसके अंदर स्ट्रेट चेन बनती है और यहाँ पर 15 to 20% कॉम्पोजिशन होता है इसका। किसके अंदर बच्चों? स्टार्च के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होता है? ब्रांचिंग होती है, ठीक है ना। इसके अंदर C1-C4 लिंकेज बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर चेन के अंदर, यहाँ पर चेन भी होती है। चेन कैसे बनती है? C1-C4 लिंकेज से। और ब्रांचिंग जो होती है वो C1-C6 के बीच में लिंकेज होती है। C1-C6 के बीच में लिंकेज बन के होती है। ये क्या होता है? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। उसका 80 to 85% कॉम्पोजिशन होता है स्टार्च के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टार्च के अंदर 2 कंपोनेंट, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, और इनकी बातें ये डिफरेंस है बेसिकली। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है ना। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन है और अमाइलोपेक्टिन के अंदर देखो एक चेन है और उसको नीचे हमने कनेक्ट हुआ है। थोड़ा सा पार्ट इस पेज पे है, बाकी पार्ट नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पर आप C1-C6 जहाँ पे ब्रांच एट C6 लिखा हुआ है वहाँ पर देख सकते हो ब्रांचिंग C1 और C6 के बीच में बनी हुई है। और जो ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। इनमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है जो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, मतलब कि लाइन में स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, वो C1-C4 लिंकेज बना रहे हैं और ब्रांचिंग जो है वो C1-C6 से बनी हुई है। अब हम बात करते हैं बच्चों सेल्यूलोज के अंदर भी क्या होता है बच्चों? बेसिकली सेल्यूलोज के अंदर भी स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है ना। स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन इनके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो कौन होते हैं बेसिकली बच्चों? इसके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पर कौन होता है? बीटा डी ग्लूकोज। और जो स्टार्च बना होता है वो किससे बना होता है? स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन दोनों इसी से ही बने होते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो सेल्यूलोज होता है ये प्लांट्स के अंदर मिलता है, ठीक है ना। ये प्लांट्स के अंदर मिलता है, प्लांट्स की वॉल्स में मिलता है, ठीक है। इसके अंदर जो इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चों? स्ट्रेट चेन होती हैं और इसके अंदर जो लिंकेज बनती है वो लिंकेज जो है वो C1 और C4 के बीच में ही होती है। एक मॉलिक्यूल का C1, एक मॉलिक्यूल का C4, और उनके बीच में क्या हो जाती है? लिंकेज बन जाती है। कौन सी? ऑक्साइड लिंकेज, मतलब कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इन लिंकेज को क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। ये वो लिंकेज है जो 2 मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके रखती हैं। ये वो लिंकेज है 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है किसके अंदर? सेल्यूलोज के अंदर। ये बेसिकली बीटा लिंक कहलाती है और जो स्टार्च के अंदर है ये अल्फा लिंक कहलाती है। वहीं हम बात करें अगर ग्लाइकोजिन बेसिकली ये एनिमल्स के अंदर मिलता है। एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में होती है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में होती है। ग्लाइकोजिन जो है बच्चों बेसिकली इसको कहा जाता है स्टार्च ऑफ
एनिमल, एनिमल स्टार्च कहा जाता है बिकॉज इट इज़ अ स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक एनर्जी स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग होती है, लेकिन अगर हम बात करें ग्लाइकोजिन के अंदर, इसके अंदर भी ब्रांचिंग होती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। इट हैज़ मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन। इज इट क्लियर? एंड इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स। अगर हमको एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी में, क्या होगा, ग्लाइकोजिन ब्रेकडाउन होंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि आफ्टर ब्रेकडाउन इट विल गिव्स ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज विल प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये हमारी लीवर, मसल और ब्रेन के अंदर मिलता है। यीस्ट और फंगई के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली बच्चों डाइसैकेराइड्स हमारे पॉलीसैकेराइड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो वैद होते हैं, उन्होंने जो है बेसिकली वो अपने मेडिसिन के अंदर हनी का यूज़ कराते हैं। हनी क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, क्योंकि एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमको एनर्जी जो मिलती है एकदम से मिलती है। मतलब कि ये नहीं है कि हमने उसको खाया तो बहुत समय बाद। वो मेडिसिन में क्यों यूज़ कराते हैं हनी को, क्योंकि हनी क्या है, एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बेसिकली हनी की फॉर्म में एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वेज जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको प्रेफर करते हैं। ग्लाइकोजिन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनिमल स्टार्च होता है, ये हमको एनर्जी देता है। ऐसे और भी होते हैं डी राइबोज, 2-डीऑक्सी डी राइबोज, ये भी क्या होते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे बॉडी में, डीएनए आरएनए जो है इन्हीं से ही बनता है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये पॉलीसैकेराइड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।